Dr. Afia Siddiqui. Dr. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Our sister Dr. Afia. 31 मार्च 2003 को आफिया सिद्दीकी और उसके 3 बच्चे अहमद, मरियम और सुलेमान कराची से इस्लामाबाद के लिए जा रहे थे, बट रास्ते में कुछ लोग आते हैं एंड आफिया सिद्दीकी और उसके 3 बच्चों को किडनैप कर लेते। उसके बाद आफिया सिद्दीकी और उसके 3 बच्चे 5 सालों तक कम्प्लीटली डिसअपीयर हो गए। आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया का ये कहना था कि उस वक़्त के इंटीरियर मिनिस्टर फैज़ल सालेह हयात का ये कहना था कि आफिया सिद्दीकी जल्द ही घर लौटने वाली है, और आफिया सिद्दीकी की मां का भी यही कहना था कि FBI एंड US जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफिशियली उन्हें आकर कहे कि आफिया सिद्दीकी और उसके 3 बच्चे सेफ हैं। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट और FBI ने पब्लिकली आकर कहा कि हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। बट ये बात तब पूरी तरीके से झूठ साबित हो गई जब अहमद को सितंबर 2008 को उसकी खाला डॉक्टर फौजिया के हवाले किया, बट कंडीशन ये रखी कि कोई भी मीडिया वाला उसका इंटरव्यू नहीं कर सका। बट उसी वक्त एक अमेरिकन ऑफिशियल ने उसकी पूरी स्टेटमेंट ली थी, जिसके बाद 2010 में ब्रिटिश जर्नलिस्ट यूनी रीडली ने इसके बारे में खुलासा किया। वो स्टेटमेंट कुछ यूं थी, मुझे डेट तो नहीं याद बट ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम पहले हम इस्लामाबाद के लिए जा रहे थे, बट रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं एंड हमें घेर लेती। मैं और मेरी माँ काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे क्योंकि वो हमें कहीं ले जा रहे थे। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरा छोटा भाई ज़मीन पे गिरा हुआ था, उसके सर से खून निकल रहा था। उसके बाद उन्होंने मेरे मुंह पे कुछ ऐसा डाला जिसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक ऐसे कमरे में बंद था जहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स थे। उन्होंने मुझे अलग अलग जगहों पे रखा। अगर मैं रोता या फिर उनकी बात नहीं मानता तो वो मुझे मारते, टांगते और बांधते थे। उनमें से कुछ इंग्लिश बोलने वाले थे, कुछ पश्तो बोलने वाले थे एंड कुछ उर्दू बोलने वाले थे। उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम तक अकेले कमरे में बंद करके रखा था। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसे जेल में शिफ्ट किया जहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे बच्चे रह रहे। फिर काफ़ी टाइम बीतने के बाद एक अमेरिकन काउंसलर आया एंड उसने मुझे कहा कि तुम्हारा नाम अहमद है, तुम एक अमेरिकन हो, तुम्हारी माँ का नाम आफिया सिद्दीकी है और तुम्हारा छोटा भाई मर चुका है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी खाला डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दी। एंड आल्सो काफ़ी टाइम बाद उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर परवेज़ मुशर्रफ खुद अपनी बुक द लाइन ऑफ फायर में कहा कि न सिर्फ आफिया सिद्दीकी बल्कि उसके साथ बहुत सारे पाकिस्तानी सिटीजन्स को उसने FBI के हवाले किया है। And if the president of Pakistan, Pervez Musharraf, in his book In the Line of Fire, admits that he has been selling the bodies of the Pakistani citizens to the FBI and US State Department, and despite that we don't know the whereabouts of our Pakistani. On 3 फरवरी 2010 आफिया सिद्दीकी को 86 साल के लिए जेल हो गई। क्रिमिनल चार्ज थे अटेम्प्टेड मर्डर, असॉल्ट विद अ डेडली वेपन। अब ना थोड़े ध्यान से सुनिए। US गवर्नमेंट का कहना था कि 18 जुलाई को गजनी में आफिया सिद्दीकी का इंटरव्यू लेने के लिए उनके कुछ सोल्जर्स गए और वो मीटिंग रूम में इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बट उन्हें पता नहीं था कि आफिया सिद्दीकी एक पर्दे के पीछे छुपी हुई और गलती से उनके एक सोल्जर ने अपनी M4 कार्बन गन को आफिया सिद्दीकी के पैरों के नज़दीक रख दिया। जब आफिया सिद्दीकी ने उस गन को देखा तो उसे उठाकर अल्लाहु अकबर कह के फायरिंग करना शुरू कर दी। ये स्टेटमेंट थी US गवर्नमेंट। अब ना इस स्टेटमेंट को ध्यान से एनालाइज करते। उनका कहना था कि आफिया सिद्दीकी ने गन उठाई और अल्लाहु अकबर कह के फायरिंग करना शुरू कर दी। अब अगर लॉजिक के हिसाब से देखें तो किसी एक को तो गोली लगनी ही चाहिए थी ना, बट द रियलिटी इज कि आफिया सिद्दीकी के अलावा किसी को भी एक गोली तक नहीं लगी। जब बाद में उस जगह का सर्वे किया गया तो पता चला कि इस जगह पर एक भी बुलेट का निशान नहीं था। अगर फायरिंग हुई तो कहीं ना कहीं तो गोली लगी होनी चाहिए थी ना। जिस गन से फायर किया गया था उस गन का नाम है M4 कार्बन, और ये एक ऐसी गन है जो कि अपने मालिक यानी उसका ओनर के अलावा चल नहीं सकती। उसका फिंगरप्रिंट होता है उसके साथ, बट आफिया सिद्दीकी ने उसका फिंगरप्रिंट कैसे खोल लिया? जब उस गन को फॉरेंसिक लैब में ले गए और उस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये गन तो फायर ही नहीं हुई। बाद में जब उन सभी सोल्जर्स का इंटरव्यू लिया तो पता चला कि उन सभी का बयान एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट था, बट स्टिल आफिया सिद्दीकी जेल में है।
اتنا ہی نہیں بلکہ اس ہیئرنگ کے جج برمن بعد میں کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا کچھ یوں تھا: میرے پاس کوئی بھی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو کہ ان ایلیگیشن کو فیکچولی پروف کر سکے، بٹ سٹل عافیہ صدیقی جیل میں۔ چلو اب مین پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ یو ایس گورنمنٹ عافیہ صدیقی کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑی تھی۔ دیکھو، کچھ لوگوں کا کہنا ہے نا کہ عافیہ صدیقی کے پاس کچھ ایسے فارمولاز تھے جن سے وہ کیمیکل ویپن، ایبولا، ڈرٹی بوم اینڈ ریڈیولوجیکل ایجنٹس بنا سکتی تھی۔ یہ بات بھی سچ ہو سکتی ہے بٹ اٹ از ناٹ دی اونلی ریزن، اینڈ میرے حساب سے اس کے دو میجر ریزنس ہیں۔ جیسے رولف میویٹر لرسنز آف دا کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر ایٹ CIA کا کہنا تھا کہ عافیہ صدیقی کا یو ایس میں کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے، اسے پتا ہے کہ یو ایس میں کیسے آنا ہے، اسے پتا ہے کہ یو ایس امیگریشن پروسیجر اینڈ ویزاز کیسے ورک کرتے ہیں، اسے پتا ہے کہ کیسے امریکن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو انرول کرنا ہے، اسے پتا ہے کہ یو ایس میں چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں اور وہ ان سبھی چیزوں کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتی ہے۔ اب یہ بات اس نے کیوں کہی؟ کیونکہ عافیہ صدیقی پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کو چینج کرنا چاہتی تھی، وہ پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم میں قرآن پاک کو ایڈ کرنا چاہتی۔ جب تم کسی قوم کے بچوں کو ہی قرآن پاک سکھا دو تو وہ پھر کیا کسی کی غلامی کریں گے؟ آف کورس ناٹ، اینڈ یہی تو امریکہ نہیں چاہتا تھا۔ 19 جنوری 2010 کو جب عافیہ صدیقی کا کورٹ میں کیس چل رہا تھا تب اس نے کہا تھا کہ اسے اٹیکس کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن، مور دین 9/11، اینڈ اسے رہا کرو، وہ یو ایس پریزیڈنٹ کی مدد کرنا چاہتی ہے ان لوگوں کو ختم کرنے میں۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ یو ایس ڈومیسٹک گروپس ہیں، نہ کہ کوئی مسلمس، بٹ یو ایس نے اسے رہا نہیں کیا۔ آف کورس وہ پھر کیسے رہا کرتے؟ آخر مسلمس آر دا ٹیررسٹ کا ایجنڈا کون پھیلاتا؟ اور اس کا دوسرا ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ ان امریکن گروپس کے پیچھے یو ایس کی انٹیلیجنس ہی ہو۔